वेलकम बैक स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में आपने देखा बिजनेस ट्रांजैक्शन, एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, ड्राइंग, डेटर्स, क्रेडिटर्स, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, अकाउंट रिसीवेबल एंड अकाउंट्स पेबल के बारे में। आज हम लोग उसके आगे से कंटिन्यू करते हैं। Basic terms of accounting. Next one is goods. लास्ट क्लास में भी आपको बताए थे डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट फॉर एसेट्स, क्रेडिट फॉर लाइबिलिटीज। वैसे डेबिट और क्रेडिट का यूज़ और भी कई जगह यूज़ होता है, लेकिन बेसिक हम एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को लेके चलते हैं। ज़्यादा यूज़ इन्हीं का है। गुड्स, तो गुड्स इज़ आल्सो अ काइंड ऑफ एसेट्स विच इज़ यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन इन द बिजनेस। जब किसी एसेट्स को हम प्रोडक्शन पर्पस के लिए यूज़ करते हैं तो वही हमारे लिए गुड्स का काम करता है, और गुड्स एसेट्स है, दैट्स वाई ये क्या होगा, डेबिट होगा। गुड्स और एसेट्स दोनों का यूज़ डिफरेंट है। गुड्स हम प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए यूज़ करने वाले एसेट्स को कहते हैं, और बिजनेस में यूज़ करने के लिए जो हम गुड्स लेते हैं उसको हम एसेट्स कहते हैं। याद रखिएगा, गुड्स के लिए हम परचेज टर्म का यूज़ करते हैं, परचेज टर्म का, और एसेट्स के लिए हम एसेट्स का यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए कि furniture purchased by Furniture Limited for sale। ये एक ट्रांजेक्शन है। जो कंपनी है दैट इज फर्नीचर लिमिटेड। एक फर्नीचर लिमिटेड, तो फर्नीचर लिमिटेड है तो इसका काम फर्नीचर की परचेजिंग और सेलिंग होगा। वो फर्नीचर खरीद रही है, किस लिए, सेल के लिए। तो यहाँ पे जो फर्नीचर हम परचेज कर रहे हैं उसके लिए हम परचेज अकाउंट का यूज करेंगे, परचेज अकाउंट। और जब यही फर्नीचर कंपनी सेल करेगी एट दैट टाइम हम सेल्स अकाउंट का यूज करेंगे। तो गुड्स अगर खरीदा जा रहा है परचेज अकाउंट, गुड सेल किया जा रहा है सेल्स अकाउंट। वहीं दूसरा ट्रांजेक्शन furniture purchased by Furniture Limited for ऑफिस यूज। अब यहाँ पे एक फर्नीचर खरीदा जा रहा है, कंपनी फर्नीचर लिमिटेड ही है, लेकिन पर्पस क्या है, ऑफिस यूज है, बिजनेस यूज है, प्रोडक्शन पर्पस नहीं है। अगर प्रोडक्शन पर्पस नहीं है तो ये जो फर्नीचर खरीदा गया है उसके लिए हम यूज़ करेंगे एसेट्स अकाउंट। एसेट्स का नाम यहाँ पे दिया है तो हम यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट का यूज़ करेंगे। और जब हम इस फर्नीचर को सेल करेंगे एट दैट टाइम भी हम सेल्स अकाउंट की जगह फर्नीचर अकाउंट का ही यूज़ करेंगे। याद रखिएगा, एसेट्स अगर खरीदा या बेचा जा रहा है तो नेम ऑफ एसेट्स अकाउंट होगा आपका, और अगर गुड्स खरीदा और बेचा जा रहा है तो खरीदने पे परचेज अकाउंट और सेल्स करते समय सेल्स अकाउंट का यूज होगा। इन्वेंट्री और स्टॉक। इन्वेंट्री भी आपके लिए एसेट्स है तो ये भी आपके लिए डेबिट हो जाएगी। अब इन्वेंट्री या स्टॉक है क्या? इन्वेंट्री या स्टॉक इज बैलेंस ऑफ किसका, रॉ मटेरियल का। वर्क इन प्रोग्रेस का, फिनिश्ड प्रोडक्ट का, स्टॉक इन ट्रेड का, एट
any point of time. स्टॉक, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स एंड स्टॉक इन ट्रेड का बचा हुआ बैलेंस है किसी भी समय आपके पास, उसी को हम कहते हैं स्टॉक या इन्वेंट्री। इन्वेंट्री अब यूज़ होता है, स्टॉक पहले यूज़ होता था, अभी भी नॉर्मल वे में हम, क्योंकि बहुत समय से यूज़ होता चला आ रहा है इसलिए स्टॉक यूज़ हो जाता है। तो रॉ मटेरियल, व्हाट इज़ रॉ मटेरियल? जैसे मान लीजिए आपको ये मार्कर बनाना है, तो मार्कर बनाने के लिए आपको प्लास्टिक चाहिए होगा, इंक चाहिए होगी, मटेरियल चाहिए होंगे। तो ये जो मटेरियल हैं ये रॉ मटेरियल का पार्ट है। फिनिश प्रोडक्ट क्या है? फिनिश प्रोडक्ट व्हेन दिस मार्केट इज रेडी टू सेल, मार्केट में बेचने के लिए तैयार हो गया है, वो हमारा फिनिश प्रोडक्ट है। एंड वर्क इन प्रोग्रेस, इन दोनों के बीच की कंडीशन है वर्क इन प्रोग्रेस, जहाँ पे रॉ मटेरियल प्रोसेसिंग में आ चुका है लेकिन अभी पूरी तरीके से प्रोसेस नहीं हुआ है, तो वो हमारे लिए वर्क इन प्रोग्रेस का है। काम शुरू हो चुका है लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, बीच की जो भी कंडीशन है, मतलब रॉ मटेरियल से फिनिश पॉइंट तक ये जो बीच की कंडीशन है, यही आपके लिए वर्क इन प्रोग्रेस है। नेक्स्ट, स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड क्या है? व्हेन वी परचेज गुड्स फॉर सेल्स, जब हम परचेज करते हैं गुड्स का सेल्स पर्पस के लिए, तो वही है आपके लिए स्टॉक इन ट्रेड। जो ट्रेडिंग कंसर्न्स के पास, ट्रेडिंग कंसर्न जो मर्चेंट के पास गुड्स होते हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते, वो क्या करते हैं, खरीदते हैं और बेचते हैं, तो उनके पास जो बचा हुआ स्टॉक है उसको हम कहते हैं स्टॉक इन ट्रेड। किसी भी समय, आज कैलकुलेट करें तो आज शाम का हमारा स्टॉक इन ट्रेड, मतलब क्लोजिंग, अरे स्टॉक आज कैलकुलेट करें तो आज के लिए ये स्टॉक इन्वेंट्री, किसी पीरियड के एंड में करें तो स्टॉक, ये है आपका स्टॉक बैलेंस। अब आते हैं इसके टाइप पे, ये दो तरीके के होते हैं, क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक क्या है? जैसा कि आपने यहाँ पे पढ़ा कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, जिस पॉइंट पे हम उस स्टॉक का कैलकुलेशन करते हैं, जिस पीरियड के एंड में किसी पीरियड के एंड में जब हम कैलकुलेशन करते हैं, तो वो है स्टॉक अंत के समय का है, इसलिए क्लोजिंग स्टॉक। स्टॉक एट एंड ऑफ स्पेसिफिक पीरियड, किसी भी स्पेसिफिक पीरियड के अंत में जो स्टॉक आपके पास है वही है आपके लिए क्लोजिंग स्टॉक। जैसे मान लीजिए 31 मार्च 2020 को हम स्टॉक का कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो इस तारीख को जो स्टॉक होगा हमारे पास वो क्लोजिंग स्टॉक ऑन दैट डेट। अब ओपनिंग स्टॉक क्या है? जैसे 31 मार्च 2020, इसके बाद कौन सी डेट आएगी? 1 अप्रैल 2020। क्लोजिंग के बाद ओपनिंग आएगी, अगले दिन, अगली तारीख जो है वो ओपनिंग होगी 31 मार्च 2020, उसके बाद 1 अप्रैल 2020। तो ये एक अकाउंटिंग पीरियड था और अगला अकाउंटिंग पीरियड आपका स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल से। तो जो क्लोजिंग था यहाँ पे, वही यहाँ पे क्या हो जाएगा? ओपनिंग। ओपनिंग कैलकुलेट आपको नहीं करना है, जो क्लोजिंग है पिछले अकाउंटिंग पीरियड का, वही इस अकाउंटिंग पीरियड के लिए ओपनिंग होगा। तो ओपनिंग क्या है? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ प्रीवियस accounting period is opening stock for current accounting period।
ओपनिंग स्टॉक क्या है? पिछले साल का जो क्लोजिंग था वही इस साल के लिए, इस अकाउंटिंग पीरियड के लिए ओपनिंग होगा। तो ये आपका था स्टॉक। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट इज अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड, व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग पीरियड? अकाउंटिंग पीरियड जैसे हम बिजनेस करते हैं, कोई भी काम हम करते हैं तो हम चाहते हैं कि प्रॉफिट और लॉस का कैलकुलेशन आप कर पाएँ। तो प्रॉफिट और लॉस का कैलकुलेशन करने के लिए बिजनेस को हम एक स्पेसिफिक पीरियड में बांट देते हैं, एक स्पेसिफिक पीरियड, उसको हम कहते हैं अकाउंटिंग पीरियड। ये स्पेसिफिक पीरियड पर्सन टू पर्सन, बिजनेस टू बिजनेस वेरी कर सकता है। हम बिजनेस में जितने समय के ट्रांजैक्शंस की, बिजनेस प्रोसेसिंग की, प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करना चाहते हैं, हमारा अकाउंटिंग पीरियड उतना होगा। हम एक दिन में कैलकुलेट कर सकते हैं, एक हफ्ते का कैलकुलेट कर सकते हैं, एक महीने का कर सकते हैं, एक साल का कर सकते हैं, 2 साल, 4 साल, एज पर आवर रिक्वायरमेंट। नॉर्मली एंड प्रैक्टिकली जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड होता है वो 12 महीने का पीरियड होता है। जो हम पीरियड लेते हैं वो 12 मंथ्स पीरियड होता है। और ये जब 12 मंथ्स का पीरियड होता है तो हम उसको कहते हैं अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर। फिनेंशियल ईयर। फिनेंशियल ईयर हम कब कहेंगे? जब ये हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च का पीरियड होगा। अगेन एक चीज आप बहुत ध्यान रखेंगे, अकाउंटिंग ईयर के लिए जरूरी है वो 12 महीने का पीरियड होगा। ये 12 महीने आपके 1 जनवरी से शुरू हो सकते हैं, 1 जनवरी से 31 दिसंबर, 1 अप्रैल से 31 मार्च अगले साल, 1 जुलाई से 30 जून अगले साल, 1 अक्टूबर से 30 सितंबर अगले साल। ये 4 मेन अकाउंटिंग ईयर होते हैं। फिनेंशियल ईयर की बात जब हम करेंगे तो वो केवल एक होगा, दैट इज 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ये आपका फिनेंशियल ईयर होगा। तो अकाउंटिंग पीरियड एंड अकाउंटिंग ईयर, ये ध्यान रखेंगे आप। पीरियड कोई भी हो सकता है, ईयर जब भी कहेगा वो 12 महीने का होगा। फिनेंशियल ईयर जब हम कहेंगे तो वो 1 अप्रैल से 31 मार्च होगा। और क्वेश्चन में जब अकाउंटिंग ईयर के बारे में ना कहे तो हम इसी अकाउंटिंग ईयर को कंसीडर करते हैं। क्यों? क्योंकि यही हमारा अकाउंटिंग पीरियड है जिसकी इनकम पे हमको गवर्नमेंट को टैक्स देना होता है। इसलिए हर कंपनी फिनेंशियल ईयर को ही, हर बिजनेस फिनेंशियल ईयर को ही कंसीडर करती है, ताकि वो 2 बार प्रॉफिट और लॉस के कैलकुलेशन से बच जाए। एक ही बार का कैलकुलेशन करे, उसका भी प्रॉफिट हो जाए और उसी प्रॉफिट के पे वो गवर्नमेंट को टैक्स भी दे सके। एक्सपेंस एंड एक्सपेंडिचर क्या है? ये एक्सपेंस एंड एक्सपेंडिचर, एक्सपेंसेस वो खर्चे हैं जो बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं, जिनका इफेक्ट शॉर्ट पीरियड में ख़त्म हो जाता है। आप पेमेंट करते हैं, इफेक्ट ख़त्म, या पेमेंट के बहुत शॉर्टर पीरियड में इफेक्ट ख़त्म हो जाते हैं। जैसे आपने घर की रिपेयरिंग कराई, लेबर को पेमेंट किया, उस पेमेंट के साथ ही उस लेबर का इफेक्ट आपसे ख़त्म। आप कहीं घूमने जाते हैं, ओला वाले को आपने पेमेंट किया उतरने के बाद, उस टैक्सी ड्राइवर से, ओला कंपनी से आपका इफेक्ट ख़त्म। जो बेनिफिट आपने अवेल किया उस बेनिफिट का इफेक्ट ख़त्म। ये है एक्सपेंसेस, शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। और बिजनेस में ये बिजनेस प्रोसेसिंग को स्मूथ करने के लिए किया जाता है, बिजनेस प्रोसेसिंग को चलाने के लिए किया जाता है, डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे। डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए जो खर्च किए जाते हैं वो हैं एक्सपेंसेस, रेकरिंग नेचर के होते हैं। अब आते हैं एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्या है? एक्सपेंसेस का जस्ट अपोजिट। एक्सपेंडिचर मतलब जब आप पेमेंट करते हैं तब से आप बेनिफिट लेना शुरू करते हैं और वो बेनिफिट लंबे समय तक आपके लिए रहता है। जो भी खर्चा आप करते हैं उससे यूटिलिटी में इंक्रीज होता है। जैसे आपके कमरे में एक अलमारी कंस्ट्रक्ट कराई गई, अब क्या होगा? कमरे की यूटिलिटी बढ़ गई और जो अलमीरा का कॉस्ट है दैट इज एक्सपेंडिचर। आप फर्स्ट फ्लोर पे रह रहे हैं, एक फ्लोर का कंस्ट्रक्शन आपने और कराया,
तो ये जो एक फ्लोर का कंस्ट्रक्शन है उससे उस लैंड प्रॉपर्टी की बिल्डिंग की कॉस्ट यूटिलिटी इंक्रीज हो गई। ये आपके लिए एक्सपेंडिचर है। इन अ सिंपल वे अगर आप समझें तो आप एसेट्स पे जो खर्चे करते हैं, एसेट्स को एक्वायर करने में, एसेट्स को बनाने में, मेंटेनेंस पे नहीं, मेंटेनेंस पे करते हैं तो वो एक्सपेंस हो जाएगा। तो जो भी खर्चे आप एसेट्स की यूटिलिटी बढ़ाने में करते हैं वो हैं एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर को हम थोड़ा और ध्यान से समझते हैं। ये जो एक्सपेंडिचर हैं ये 3 तरीके के होते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड deferred revenue expenditure। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एकदम अभी जो आपको बताया गया वही है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब जो खर्चे आप एक्सपेंसेस पे करते हैं या जो आपके लिए एक्सपेंसेस हैं वही है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सैलरी आपने दिया, कमीशन, वेजेस, कैरेज, फ्रेट, ये सब क्या है? रेवेन्यू। रिपेयरिंग, मेंटेनेंस, रेवेन्यू। जो भी खर्चे रेकरिंग नेचर के हैं, बिजनेस प्रोसेसिंग के लिए किए जाते हैं, डे टू डे ऑपरेशन से रिलेटेड है, रेवेन्यू। कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब एक्सपेंसेस ऑन एसेट्स, एसेट्स के एक्विजिशन पे, कंस्ट्रक्शन पे एंड यूटिलिटी इंक्रीज करने के लिए जो किए जाते हैं वो हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। आते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसके बारे में भी आपको बता चुके हैं जब एसेट्स बताया जा रहा था आपको पिछले वीडियो में। एसेट्स में एक कैटेगरी थी फिक्सिशियस एसेट्स की, मतलब ऐसे एसेट्स जो एसेट्स न हो के एक्सपेंसेस हैं लेकिन लॉन्ग टर्म इफेक्ट आपको देते हैं, बेनिफिट देते हैं, वो हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। या आप यहाँ पे समझें तो जिसमें रेवेन्यू का भी नेचर हो और कैपिटल का भी नेचर हो वो है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब ऐसे एक्सपेंस जो आपके लिए एसेट्स का काम करें वो हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब फिक्सिशियस एसेट्स। एडवर्टीजमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, ये आपके हैं फिक्सिशियस एसेट्स या उन्हीं को हम कहते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये आपका था एक्सपेंडिचर का बाइफर्केशन। एक्सपेंडिचर अगर खाली दिया हुआ है क्वेश्चन में तो वो आपके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है। केवल एक्सपेंडिचर दिया है तो वो आपके लिए एक्सपेंडिचर है। स्पेसिफिक करता है तो रेवेन्यू तो एक्सपेंस, कैपिटल तो एसेट्स, डेफर्ड तो फिक्सिशियस एसेट्स। नेक्स्ट प्रॉफिट और इसी से रिलेटेड है गेन, प्रॉफिट एंड गेन। प्रॉफिट और गेन देखने में या एक तरीके से सेंस में अगर हम देखें तो दोनों का मतलब सेम है, लेकिन टेक्निकल दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? प्रॉफिट, जब आप किसी प्रोसेस में इन्वॉल्व होकर रिटर्न लेते हैं तो वो आपके लिए प्रॉफिट का काम करता है, और जब प्रोसेस में इन्वॉल्व हुए बिना आपको रिटर्न मिलता है तो वो आपके लिए गेन है। जैसे 10 रुपए का पेन आपने खरीदा, कॉस्ट, सेल्स आपने किया 15 रुपए में, तो जो डिफरेंस है वो आपके लिए प्रॉफिट होगा ₹5। 10 रुपए का पेन खरीद के 15 रुपए में आप सेल करते हैं, 5 रुपए जो आपको मिल रहे हैं दैट इज योर प्रॉफिट। लेकिन अगर वही 5 रुपए आपको कहीं मिल जाए तो वो आपके लिए गेन होगा। यहाँ पे आपने कुछ किया नहीं, आप जा रहे थे, आपको 5 का एक कॉइन मिल गया, ये जो 5 रुपए हैं ये आपके लिए गेन है। बिजनेस में इस तरीके के गेन किस फॉर्म में आपको मिलेंगे? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। जो आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उस पे जो रिटर्न आपको मिल रहा है वही आपके लिए
गेन है। यहाँ पे आपने पैसा दे दिया, लेकिन उस पैसे की क्या प्रोसेसिंग हो रही है उसमें आपका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। यहाँ पे आपको रिटर्न मिल रहा है, ये है आपके लिए गेन। रेंट रिसीव, ये आपके लिए क्या है, गेन। तो प्रोसेस में इन्वॉल्व हुए बिना जब आपको रिटर्न मिलता है तो गेन, और प्रोसेस में इन्वॉल्व होके आप जब रिटर्न लेते हैं तो वो होता है आपके लिए प्रॉफिट। नेक्स्ट, सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है? जब आप कहीं परचेजिंग करने जाते हैं तो परचेज करने के बाद आपको बिल एक मिलता है, इनवॉइस बिल, दैट इज सोर्स डॉक्यूमेंट, मीन्स एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन। सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है? सिंपल वे में कहें तो वो ट्रांजैक्शन का एविडेंस है, जिसके बेस पे हम ये जस्टिफाई करते हैं कि बिजनेस में ट्रांजैक्शन हुए हैं या ट्रांजैक्शन नहीं हुए हैं। और इन सोर्स डॉक्यूमेंट के बेस पे हम प्रिपेयर करते हैं वाउचर्स। वाउचर्स क्या है? ये हम तैयार करते हैं डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन। जब हम इन ट्रांजैक्शंस को अगले स्टेप में ले जाते हैं रिकॉर्डिंग प्रोसेस में, तो हमको एक बेस चाहिए होता है, वो बेस हम तैयार करते हैं, उसको कहते हैं वाउचर। तो वाउचर क्या है? सोर्स डॉक्यूमेंट के बेस पे तैयार किया गया डॉक्यूमेंट है, जिसके बेस पे हम ट्रांजैक्शंस को जर्नलाइज करते हैं। तो ये आपके थे कुछ बेसिक टर्म्स। इन टर्म्स के अलावा भी अगर आपको किसी टर्म्स में कोई कंफ्यूजन है, नोट इट डाउन, राइट इट डाउन इन चैट बॉक्स, कमेंट बॉक्स, एंड you will get the answer shortly. Thank you. Thanks for watching.